नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास एसएल जाट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने बाल विकास के बाद मनोविज्ञान का क्रमिक अध्ययन किया था, मनोविज्ञान का परिचय लिया था। आज हम बाल मनोविज्ञान की शुरुआत करेंगे तथा कुछ पहले का रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अमेरिका के लीप्जिग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की थी। तो देखिए, सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अमेरिका के लीप्जिग के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की थी। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का दर्जा मिला। प्रयोगशाला के स्थापना करने के कारण विलियम वुंट मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक के जनक कहलाए। देखिए, विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें कुछ विवादित है। कुछ कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन देखिए, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। यदि ऑप्शन में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यदि ऑप्शन में ए विलियम वुंट, बी विलियम जेम्स, विलियम मैक्डूगल, सी फ्रायड और डी कोई नहीं, तो हमें इसमें से वुंट को सही करना है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है यदि प्रश्न आता है तो हमें इसमें से विलियम वुंट
करना है। यदि वुंड का नाम ना होकर ये इस जगह विलियम जेम्स का हो तो हमें विलियम जेम्स को सही करना है। यदि दोनों ऑप्शन में होते हैं तो हमें विलियम जेम्स को सही करना है, या इन दोनों में से जो एक, या विलियम जेम्स हो या विलियम जेम्स तथा फ्रायड या मैक्डूगल, इनमें से चारों में से विलियम जेम्स को ही सही करना है। यदि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछते हैं तो हमें विलियम वुंड को ही बताना है। तो इसमें से थोड़ा सा संशय है, बहुत सारी पुस्तकों में विलियम वुंड को माना गया है तो बहुत सारी पुस्तकों में विलियम जेम्स को माना गया है। हमें ऑप्शन के अनुसार ही आंसर देना है कि विलियम जेम्स आता है ऑप्शन में तो विलियम जेम्स को सही करना है, यदि विलियम वुंड आया तो वुंड को करना है। एनसीईआरटी बुक में तो विलियम वुंड को ही उसमें लिख रखा है, तो हमें अधिक ध्यान विलियम वुंड को ही देना है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को ही माना जाता है। तो इसके बाद हम दोस्तों आज बाल मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, बाल विकास के बारे में आगे पढ़ेंगे। बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। 16वीं शताब्दी तक दोस्तों कुछ भी बालकों के ऊपर कोई अध्ययन नहीं किया गया। 16वीं शताब्दी के बाद 1688 ईस्वी में कॉमिनस नामक विद्वान ने सर्वप्रथम स्कूल ऑफ इन्फेंसी एक बच्चों के लिए विद्यालय खोला। तो सर्वप्रथम 1628 ईस्वी में कॉमिनस नामक ने सर्वप्रथम स्कूल ऑफ इन्फेंसी एक बच्चों के लिए विद्यालय खोला। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक की पुत्री एना लॉक ने अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम 1628 में कॉमिनस नामक ने सर्वप्रथम स्कूल ऑफ इन्फेंसी एक बच्चों के लिए विद्यालय खोला। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक की पुत्री एना लॉक ने अध्ययन शुरू किया था। इसके बाद हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम पुस्तकों का प्रयोग भी कॉमिनस ने किया था। तो सर्वप्रथम पुस्तकों का प्रयोग भी कॉमिनस नामक विद्वान ने सर्वप्रथम किया था। फिर देखिए पेस्टालॉजी ने अपने पुत्र 3.5 वर्षीय पुत्र वर्षीय पुत्र एल्बर्ट पर अध्ययन शुरू किया। तो पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन शुरू किया।
तथा गर्भावस्था से अध्ययन करने का श्रेय हरलॉक को जाता है। यानी बालकों के गर्भावस्था से शुरू का अध्ययन हरलॉक को जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम गर्भावस्था का अध्ययन शुरू किया था, हरलॉक महोदय ने। बाल विकास का क्रमिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया। इसलिए पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? हमें बताना है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी को बताना है, क्योंकि पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन शुरू किया था और क्रमिक अध्ययन किया था। इसके कारण इनको बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। लेकिन कंफ्यूजन रहेगा आपको कि बाल मनोविज्ञान की जगह मनोविज्ञान के जनक कई जगह स्टैनले हॉल भी बताया गया है। ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हमें सही आंसर बताना है। पेस्टोलॉजी इसके जनक माने जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टैनले हॉल ने अमेरिका में सर्वप्रथम बालक प्रश्नावली बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। देखिए स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम अमेरिका में बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। वुडवर्थ ने किया था। तो हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। यदि एग्जाम में आता है कि बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया है, उसका आंसर बताना है स्टैनले हॉल ने। और सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो वुडवर्थ ने किया था। तो हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम तो मनोविज्ञान के अंतर्गत वुडवर्थ ने किया था, लेकिन बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण स्टैनले हॉल ने कहा। और स्टैनले हॉल ने बहुत सारे अध्ययन किया है बाल विकास के आधार पर, और उन्होंने तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था को कहा था। हम और आगे बढ़ेंगे इनके बारे में। स्टैनले हॉल को अमेरिकी बाल मनोविज्ञान आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो इन्होंने अमेरिका में ही
अपना अध्ययन शुरू किया था और इन्हें अमेरिकी आंदोलन के बाल मनोविज्ञान के आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो देखिए आप बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखेंगे और भारत के संदर्भ में देखिए, भारत में सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन उन्नीस सौ 30 ईस्वी से शुरू हुआ। तो पूछा जा सकता है कि भारत में बाल मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो हमें बताना है भारत में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत 1930 से हुई है। तो हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत में बाल मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है, हमें बताना है। तो हम अब कुछ परिभाषाएं देखेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु है। स्टैनले हॉल ने ही विद्यालयों के लिए आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से की थी। तो हमें याद रखना है स्टैनले हॉल ने अमेरिका से ही मनोविज्ञान के आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए से अमेरिकी मनोविज्ञान के आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। हमें यह कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों। पेस्टोलॉजी ने अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में बालकों का अध्ययन कर प्रकाशित किया था। हमें याद रखना है कि बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो एग्जाम में आ सकता है। इसने लिखी तो पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी पुस्तक में बालकों के विकास का अध्ययन किया था उन्होंने। तो हमें ये याद रखना है कि पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी लिखी और उस पुस्तक में अपने बालकों का अध्ययन शुरू किया था। इसलिए ही तो बायोग्राफी के अनुसार ही पेस्टोलॉजी को ही बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हमें याद रखना है। अब कुछ परिभाषाएं लेंगे हम। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास में व्यक्ति के भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल विकास में व्यक्ति के भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। दूसरा है
वर्ग के अनुसार बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास में व्यक्ति के भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। बर्ग महोदय कहते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इन परिभाषाओं को हमें याद रखना है। पूछा जा सकता है कि बाल विकास में व्यक्ति के भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन करने की बात किसने कही? तो क्रो एंड क्रो ने कही है। बर्ग के अनुसार बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन करने की बात किसने कही गई? प्रश्न आ चुका है कि बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो प्रश्न आ सकता है, तो याद रखना है बाल विकास के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा से ही प्रश्न बनाया जा सकता है कि बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के अंतर्गत हमें बाल विकास के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर सबसे ज्यादा भ्रूणावस्था का अध्ययन हरलोक महोदय ने किया था, उसका क्रमिक अध्ययन हरलोक महोदय ने किया था। लेकिन हमें याद रखना है कि भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था को ही कहते हैं परिपक्वता अवस्था, किशोरावस्था को ही कहा जाता है। तो इसके यहाँ तक अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था यानी परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। हमें याद रखना है। हम तो रिवीजन करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी लिखी, तो उसमें अपने बाल का क्रमिक या मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक में बालकों के विकास का अध्ययन किया गया। पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन शुरू किया था। उसके बाद स्टैनले हॉल ने अध्ययन करना शुरू किया। इसके बाद फिर हरलोक महोदय ने अध्ययन शुरू किया। तो बाल विकास भारत में 1630 ईस्वी के अंदर भारत में भी अध्ययन शुरू हो गया था इसका। तो हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो आ सकता है प्रश्न, बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसकी है? तो पेस्टोलॉजी की है। स्टैनले हॉल अमेरिकी मनोविज्ञान आंदोलन, बाल मनोविज्ञान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो हमें आंसर बताना है स्टैनले हॉल को, क्योंकि स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम अमेरिका में विद्यालय के लिए आंदोलन शुरू किया, बच्चों के विद्यालयों के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने श्रेय जाता है, इसलिए उनको भी बाल मनोविज्ञान में स्थान मिलता है। इसके बाद देखिए कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वता अवस्था तक चलता है। हमें ये भी याद रखना है। बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? हमें याद रखना है कि पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। तो इसी तरह हमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, हम विकास और अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे विकास और अभिवृद्धि में अंतर। विकास अभिवृद्धि अंतर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एवं अभिवृद्धि। तो एक तरफ लिखेंगे विकास और दूसरी तरफ अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, एक बार हम समझते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। विकास एक व्यापक अर्थ में होता है। विकास मानव का जैसे विकास होता है तो पूरे क्षेत्र, इसका व्यापक क्षेत्र होता है, और अभिवृद्धि का क्षेत्र थोड़ा छोटा और न्यूनतम क्षेत्र होता है, और विकास पूरा क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र होता है। विकास गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है।
अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, क्योंकि अभिवृद्धि का माप हमें मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का हम मापन नहीं कर सकते हैं। विकास को मात्रात्मक रूप से हम नहीं दर्शा सकते हैं और अभिवृद्धि को हम मात्रात्मक रूप से दर्शा सकते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन अभिवृद्धि कुछ दिनों तक चलने के बाद रुक जाती है। कहते हैं कि अभिवृद्धि किशोरावस्था तक 18 वर्ष के बाद रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास और अभिवृद्धि के बारे में हम अंतर लिखेंगे। देखिए, विकास शरीर की तरफ ही संकेत करता है और अभिवृद्धि शरीर के कोशिकाओं के अंतर्गत जो गुणात्मक वृद्धि होती है उसको ही बताता है, और विकास पूरे शरीर के विकास, पूरा शरीर सम्मिलित होता है विकास के अंतर्गत। हमें यह ध्यान रखना है। देखिए, तो हम सब मिलकर लिखेंगे, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। यहां से प्रश्न बनता है हर साल, और इस बार भी प्रश्न बनने की संभावना है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर हर बार प्रश्न आ रहा है दोस्तों, तो हमें याद रखना है, यहां से प्रश्न बनेगा। अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण होता है। दूसरा है विकास सतत प्रक्रिया है। अभिवृद्धि सतत नहीं होती है। विकास गुणात्मक व मात्रात्मक होता है। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि कुछ समय में रुक जाती है। तो विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण होता है। अभिवृद्धि में शारीरिक कोशिकाओं, हाथ पांव, पैर आदि शरीर के अंग, आंतरिक अंगों की वृद्धि के बारे में बताता है। यह मात्रात्मक होती है। विकास गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, क्योंकि हम शरीर की माप, तोल, ऊंचाई सभी माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से दोस्तों। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी शरीर के जो बाह्य अंग हैं उनमें जो विकास होता है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। प्रश्न आया है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बाह्य अंग की वृद्धि, शरीर में नाप तोल में वृद्धि आदि किसके अंतर्गत आएगा? तो वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा, ना कि विकास। अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत निहित होती है।
अभिवृद्धि मात्र एक क्षेत्र है मानव का शारीरिक क्षेत्र या बाह्य रूप। विकास में सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि के अंतर्गत केवल सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास बहुपक्षीय है। अभिवृद्धि एक पक्षीय है। तो देखिए, हमने विकास और अभिवृद्धि के अंतर को पढ़ा। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि सतत न होकर निरंतर नहीं, निश्चित समय तक ही होती है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक चलती है और विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत निहित होती है, यानी विकास का क्षेत्र व्यापक है, अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही सम्मिलित होती है। एक उसका क्षेत्र अंतर्गत ही आती है, क्योंकि विकास का क्षेत्र व्यापक है और अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण है। फिर देखिए, विकास सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन होते हैं और अभिवृद्धि के अंतर्गत सिर्फ नकारात्मक परिवर्तन ही होते हैं, क्योंकि हमारे बाहरी शरीर के अंगों का विकास, आंतरिक कोशिकाओं का विकास, इनको ही हम बता सकते हैं अभिवृद्धि के अंतर्गत। विकास के अंतर्गत सब कुछ जीवन पर्यंत में चलने वाली सभी क्रियाओं या परिपक्वता सभी सम्मिलित होती है। अभिवृद्धि बहुपक्षीय होती है नहीं होती है और अभिवृद्धि एक पक्षीय और विकास बहुपक्षीय होता है, क्योंकि विकास सभी पक्षों का अंतर्निहित होता है और सम्मिलित होते हैं और अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्षी सम्मिलित होता है। तो हमने आज यहाँ अभिवृद्धि और विकास का अंतर समझा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें बार बार रिविजन करें। यहाँ से प्रश्न निश्चित ही आएगा, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा, तो हमें इन्हें बार बार पढ़ना है, अभिवृद्धि और विकास के अंतर को समझना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। आगे हम अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अपने अमूल्य कमेंट्स और अपने चैनल को शेयर करें और लाइक